बच्चों आज की क्लास में हम क्या करेंगे, वैन हॉफ फैक्टर। ठीक है, ये एक ऐसा टॉपिक है जो इस चैप्टर के लिए ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब ये टॉपिक आता है तो ये चैप्टर आता है, वरना नहीं आता। तो ये उस टाइप का थोड़ा सा टॉपिक है। क्या नाम है इसका? वैन हॉफ फैक्टर। ठीक है भाई, अब ये वैन हॉफ फैक्टर समझाने के लिए मैं आपको दो केस स्टडी समझाता हूँ। ठीक है, कोशिश करो कि सिर्फ समझो, अभी मत लिखो, क्योंकि आज लिखना ज्यादा नहीं है, सिर्फ समझने वाला मामला है। ठीक है, लिखने का टाइम आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान देना, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। वो फॉर्मूला क्या था? डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू में मोलारिटी। ये बताया था, मैंने आपको बताया था जब एक प्रॉपर्टी आपको कौन सी कराई थी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये कराई थी। ठीक है, अब इस प्रॉपर्टी का काम क्या होता है, ये काम मैं आपको समझा रहा हूं। तो याद है आपको, मान लो ये मेरे पास क्या है, एक कंटेनर है। इस कंटेनर के अंदर मैंने क्या लिया, 1 kg वाटर। मुझे पता है ना 1 kg वाटर है, तो बताओ बॉयल किस टेम्परेचर पे करेगा? किस पे करेगा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। समझ गए? तो यहाँ ध्यान देना, इसका बॉइलिंग टेम्परेचर टीबी नॉट फॉर वाटर कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है भाई, अब इसके अंदर मैं कर क्या रहा हूँ, इसके अंदर मैं एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर रहा हूँ। क्या ऐड? नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट टू इट। अब कौन सा नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करूं? मैंने क्या किया, KCl पढ़ा था। सॉल्यूट आप कुछ भी ऐड कर सकते हो, नमक ऐड कर दो, NaCl, KCl ऐड कर दो। मैंने KCl लिया और KCl इसमें डालने से पहले पता है क्या किया, उसको तोल लिया। ठीक है, अब जो KCl मैंने ऐड किया, उस KCl का जो मास था, क्योंकि ये सॉल्यूट है तो उसका गिवन मास किससे शो करूंगा? W2 से। तो इसका KCl का W2 मैंने कितना ऐड कर दिया भाई, मेरे हाथ में जितना यूं करके आया कर दिया ऐड। 74.5 ग्राम मैंने ऐड कर दिया। समझ गए? अब आप बताओ, जब मैंने ये ऐड किया तो इसका वेपर प्रेशर जो भी था वो बढ़ेगा घटेगा? वेपर प्रेशर घटेगा, तो उसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बढ़ेगा। भाई प्योर वाटर था, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री था। अब जब मैंने इतना 74.5 ग्राम इसमें KCl डाल दिया तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया होगा। मैंने कहा यार पता तो लगाऊंगा बॉइल हो कितने पे रहा है, तो मुझे पता लगा ओहो इसका तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ के आया। मैंने चेक कर लिया तो जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन आया वो पता है कितना आया? 101.04 डिग्री सेंटीग्रेड। तो भैया बता दोगे डेल्टा टीबी कितना आया है? ये आया डेल्टा टीबी आपका 1.04 डिग्री सेंटीग्रेड। कोई लोचा यहाँ तक? तो मेरी बात सुनना, आपने 1 kg वाटर में डाला था, और क्योंकि केबी होता है ना, केबी सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, तो ये भी आपको डाटा में प्रोवाइड कर ही देता हूँ। केबी फॉर वाटर कितना होता है? 0.52 kg केल्विन kg पर मोल, इतनी वैल्यू होती है। ठीक है, ये ग्राम्स लिखा है, ये समझ गए? तो अब इससे मैं क्या निकाल सकता हूँ ये आपको बताता हूँ। मान लो KCl का आपको मोलर मास नहीं पता, जो KCl आपने डाला है इसका मोलर मास आपको नहीं पता, लेकिन प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट पता था। जितना भी आपने लिया 74.5 ग्राम लिया, आप हो सकता था 80 ग्राम ले लेते, 90 ले लेते, 100 ले लेते। जितना मेरे हाथ में आया मैंने डाल दिया, वो इतना था। तो कितना गिवन मास है ये भी आपको पता है, कितने में डाला वो भी आपको पता है, पहले प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या था वो भी आपको पता है, और सॉल्यूशन का क्या आया वो आपने नाप लिया। अब कुल मिला के डेल्टा टीबी नप गया। तो अब मेरे को एक बात बताओ, क्या आप डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू मोलारिटी, डेल्टा टीबी की वैल्यू 1.04 है और केबी की वैल्यू 0.52 है, तो क्या यहाँ से मेरे को
मोलालिटी की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। कैसे? 1.04 बाय 0.52 कितनी वैल्यू आई? 2 मोलालिटी आ गई। और मोलालिटी किसके बराबर होती है? मोलालिटी बराबर होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट N2 लिखता हूँ, अरे सॉल्यूट 2 है, N2 लिखता हूँ, अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। तो यहाँ से मेरे को मोलालिटी पता है और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है ये पता है, तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। बोलो या। तो ये मोलालिटी मेरी 2 थी, N2 मेरे को पता करनी है, और ये मेरा 1 था। अरे यार ये 2 मोल पर kg थी, ये 1 kg था, सॉल्व होके N2 कितना आ गया मेरा? नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए? 2। बोलते भाई 2 आ गए। अब 2 नंबर ऑफ मोल्स कब आए होंगे? जब गिवन मास बाय मोलर मास डिवाइड करके क्या आया होगा? और W2 की वैल्यू कितनी है? 74.5। तो बता दे M2 की वैल्यू कितनी आ गई? M2 की वैल्यू आ गई W2 बाय, अरे ये उधर गया तो कितना आ गया? W2 बाय 74.5 डिवाइडेड कितना? 2, ये आ गई 37.25 ग्राम। तो आपको मोलर मास मिल गया KCl का। मैंने पिछले 2-3 क्लासों से आपको मैं यही पढ़ा रहा हूँ, क्या? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यही सब ड्रामे पढ़ा रहा हूँ। क्यों पढ़ा रहा हूँ? वो इसलिए पढ़ा रहा हूँ, कोई भी अननोन सॉल्यूट लाओ, आपको वाटर का बॉइलिंग पॉइंट पता है, वो सॉल्यूट जितना भी आप डाल रहे हो डाल करके TB ऑफ सॉल्यूशन निकाल लो, डेल्टा TB निकाल लो। जैसे ही आपने डेल्टा TB निकाल लिया, और क्योंकि आपको KB पता होता है, वहां से आप मोलालिटी निकाल लो, मोलालिटी से नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, और नंबर ऑफ मोल्स से फाइनली क्या निकाल लो? मोलर मास। तो क्या मैं ये कहूँ कि ये जो मेथड है ये मोलर मास ऑफ अननोन सॉल्यूट निकालने के लिए सूटेबल है? अरे बोलते भाई कह दूं पक्का? कह दिया। तो आप लोग यहाँ पर M2 की वैल्यू निकाल चुके हो, लेकिन आपको एक चीज समझाता हूँ। ये सारी कैलकुलेशन आपको समझ में आ गई, फिलहाल तो आ गई ना। आप अगर इसे वेरीफाई करने चलोगे तो वो वैलिड भी होगा। कैसे? आपका मोलर मास यही आया ना, इस मोलर मास को यूज करके मैं सॉल्व करूंगा तो नंबर ऑफ मोल्स मेरे अगेन क्या आएंगे? नंबर ऑफ मोल्स मेरे 2 आएंगे। क्यों? क्योंकि गिवन मास मेरा ये है, डिवाइडेड बाय मोलर मास करके 2 मोल्स आएंगे, और 2 मोल्स आए, 2 मोल्स इन 1 kg डालूंगा तो मोलालिटी 2 आई। अरे बोलो। और मोलालिटी जैसे ही मेरी 2 आई तो 2 × 0.5 to 1.04 डेल्टा TB आया, और यही डेल्टा TB इंक्रीज हुआ होगा। तो कुल मिला के 100 में वही डेल्टा TB इंक्रीज करूंगा तो 101.0, सब कुछ वैलिड है ना। कोई तुम में से कोई बच्चा अभी कॉन्ट्राडिक्ट कर सकता है कि एक भी कैलकुलेशन गलत हो रही है? कैलकुलेशन रहती है, पर मेरे को डाउट है। हाँ बता। KCl का मोलर मास अगर हम वैसे कैलकुलेट करेंगे तो वो 37.25 आएगा। हाँ, इसका डाउट बड़ा जेन्युइन है। यहाँ पर ध्यान देना, ये जो वैल्यू आपने निकाली M2 की, मतलब मोलर मास ऑफ सॉल्यूट की, ठीक है, ये तो आपने इस मेथड से बड़े प्यार से निकाल दिया। आपको मेथड भी समझ आ रहा है कि हाँ यार बहुत जेन्युइन मेथड है। लेकिन जो मोलर मास ऑफ KCl होता है ना, K का होता है 39 ग्राम और Cl का होता है कितना हुआ? ये क्या ड्रामा है? मेरा तो ये निकल के आया, और इससे मैंने ये चीज देखा कि कैलकुलेशन वैलिड भी हो रही थी, लेकिन KCl का एक्चुअल मोलर मास क्या होता है? तो ये बात तो गलत निकल के आई है ना। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? आप पहले इसको जल्दी से लिखो, फिर उसके बाद ये बताता हूं कि क्यों ये नहीं आई वैल्यू और क्यों ये आ रही है। जल्दी लिखो। अब भाई ध्यान देना, आप ये बच्चे, क्योंकि आप बाबा आदम जमाने के तो हो नहीं कि तुम्हें इसका मोलर मास निकालना पड़े। जिसने निकाला होगा निकाला होगा, हमें तो नहीं निकालना ना। हमने ये देख लिया कि जो तुमने ये सब कहानी बताई ये सब काल्पनिक है, क्योंकि एंड में जो रिजल्ट मिला ना, मतलब ये कहानी काल्पनिक है, ये मेथड सही है, लेकिन जैसा तेरा आंसर निकला ना वहां शक हो गया, क्योंकि KCl का ये मोलर मास नहीं होता। हमें पता है KCl का मोलर मास पता है क्या होता है, ये मुझे पता है,
तो अब मैं असली वाले से एक बार कैलकुलेट करके चेक कर लेता हूँ कि अगर मैं असली वाला लेता हूँ तो वो रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा जो तुम दे रहे हो फिलहाल। ठीक है, मैं क्या मिटा रहा हूँ, मैं सिर्फ मिटा रहा हूँ ये वाला पोर्शन। ठीक है, बाकी सारी कहानी एज इट इज रहेगी, बस ये है ये थोड़ा छोटे में कर दूंगा। अब यहाँ ध्यान देना भैया, मान करके चलो मैं कहूं कि मेरा जो डेल्टा टीबी है वो केबी इंटू मोलालिटी होता है, और मोलालिटी क्या होता है, केबी की वैल्यू 0.52 है और मोलालिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अरे बोलते भाई यही होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या आ जाएगा, मेरा गिवन मास कितना डाला था और मोलर मास एक्चुअल में कितना है 74.5, तो गिवन मास बाय मोलर मास कितने मोल्स हुआ, वो तो यहाँ पे पता नहीं कैसे 2 मोल आ गया था ना, एक्चुअल में हुआ कितना 1 मोल। तो जब आप 1 मोल इन 1 kg डालोगे तो मोलालिटी कितनी आ जाएगी 1 मोलन। अरे बोलते भैया तो कुल मिला के 0.52 इंटू 1 मोलन, आंसर क्या आएगा। लेकिन एक्चुअल में जो डेल्टा टीबी शो हो रहा है वो कितना शो हो रहा है, क्या ये बराबर है देख ला किसने मेरे को बेवकूफ बना दिया। अरे यही तो तुम्हारा शक पैदा हुआ ना कि भैया ये बात नहीं समझ आई, सारा तो तेरा सही चल रहा था, यहीं पे तो आकर के दिमाग खराब हो गया। भाई ये बात भी सच है कि जो डेल्टा टीबी है ना वो 1.04 ही है, लेकिन अगर मैं सही वैल्यू ले लूं जो 74.5 है तो उस हिसाब से क्या आना चाहिए मेरा डेल्टा टीबी 0.52 आना चाहिए, लेकिन आ क्या रहा है एक्चुअल में। तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ क्या वो बात है जिसकी वजह से 1.04 आ रहा है। हम एक फैक्टर मिस कर रहे हैं, पता है क्या वो फैक्टर है एक्चुअल में 2। क्या फैक्टर है वो, अगर मैं 2 मल्टीप्लाई कर दूं 0.52 में तो 1.04 हो जाएगा। तुम कहोगे क्यों मल्टीप्लाई करेगा, अपनी मर्जी से। मैं कहूंगा सुन मेरी बात, तेरी सारी बातें मान रहा हूं, नंबर ऑफ मोल्स 1 ही है, क्यों, क्योंकि गिवन मास बाय मोलर मास क्या था, अरे 1 मोल था, 1 मोल इन 1 kg 1 मोलर आया, 1 मोलर को 0.52 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 0.52 आना चाहिए था, लेकिन 1.04 है, ये बात सच है, समझ रहे हो। तो ये आंसर लाने के लिए मैं एक फैक्टर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तुम कहोगे क्या है ये फैक्टर बता, तो मैं आपको बोलूंगा दिस फैक्टर इज आई। क्या है ये फैक्टर, वैन टॉप फैक्टर। अब तुम कहोगे ये क्या होता है, थोड़ा एक्सप्लेन कर। मैं कहूंगा सुन मेरी बात, KCl अगर मैं पानी में डालता हूं तो वो कितने आयंस में टूटेगा, एक टूटेगा K+ में और एक टूटेगा, तो कोई चीज जितने आयंस में टूटती है उसके I की वैल्यू उतनी ही होती है, ठीक है। अरे बोलो, तो यहाँ पर KCl 2 फैक्टर में टूटा तो I की वैल्यू कितनी हो गई। मान करके चलो कोई अदर चीज होती, सोडियम सल्फेट होता, ये कितने में टूटता वाटर में डालते ही, 2 Na+ में, 1 सल्फेट में, तो कितने आयंस हो गए। तो इस केस में I की वैल्यू कितनी हो गई, 2। समझ रहे हो। तो कुल मिला के देखो सारी चीज क्या पता लगती है, ये जो सारी कैलकुलेशन आपने करी ना, नंबर ऑफ आयंस कितने हैं, Na+ के 2 आयन है ना, इस वजह से की। मेरी बात सुनना, अगर मैं सारी कैलकुलेशन करता तो मेरा आंसर निकल के आना चाहिए था ये मेरा एक्चुअल मोलर मास
ये कैसा मोलर मास है मेरा? इसको मैं बोलूंगा एबनॉर्मल मोलर मास। मेरा एक्चुअल मोलर मास क्या है? 74 पॉइंट। तो ये जो M2 है ये नकली है, और एक्चुअल जो होता है मेरा, जो नॉर्मल मोलर मास होता है वो 74.5 है। तो जब आप एबनॉर्मल मोलर मास निकाल के लाते हो तो इसका मतलब ये है आपने सारी कैलकुलेशन करी, बस आप वेट ऑफ फैक्टर इंट्रोड्यूस करना भूल गए। लेकिन जब आपने एक्चुअल मोलर मास यूज किया तो विदाउट वेट ऑफ फैक्टर आपका आंसर मैच नहीं कर रहा। तो आंसर मैच कराने के लिए क्या लाना पड़ा मेरे को? और कोई बोले कि ऐसे तो तू कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर देगा, नहीं जी, मैं कोई भी नंबर मल्टीप्लाई नहीं करूंगा। सिर्फ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करूंगा? जितने आयंस में वो ब्रेक होगा। जैसे KCl है तो उसके आयंस कितने हो गए? 2, तो वेट ऑफ फैक्टर 2 है। और हर बार ये जस्टिफाई हुआ कि जो मेरा विदाउट वेट ऑफ फैक्टर मल्टीप्लाई किए आ रहा था ना, उसमें बस एक उसी फैक्टर की कमी थी, जितने आयंस में वो टूटता था वो मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द जो हमारा आंसर मैच होना चाहिए था ना, वो मैच हो रहा है, चाहे आप सही मोलर मास के साथ भी कैलकुलेट कर लो। ये बात समझ आई? तो अब ये सारा प्रोसेस मैं किस तरीके से यूज करने वाला हूँ। देख फिलहाल आप मेरे को ये बताओ, ये टॉपिक ना बहुत ज्यादा मुश्किल है, तुम बताओ कि ये कहानी जो मैंने समझाई इसमें कहाँ डाउट है? तसल्ली से देख लो, सोच लो। ये कहानी नहीं समझ आई तो मैं दोबारा एक बार सारा एक्सप्लेन करने के लिए राजी हूँ, लेकिन झूठ बोल के आगे मत बढ़ना कि तुम्हें समझ भी नहीं आया और तुमने कह दिया कि भाई मेरे को समझ आ गया और फिर मैं आगे की बात बताऊँ समझ ना। बोलो भैया। हमें नंबर ऑफ आयंस में वो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी इंक्लूड करना है। हाँ, क्योंकि 2Na प्लस का मतलब है 2Na। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? पक्का? तो अब मैं ये सारा मिटा देता हूँ। अब आपको बताता हूँ कब क्या क्या आई फैक्टर होगा। ठीक है भाई? क्या हुआ? क्या? हाँ लिख, जल्दी लिख। अब अगर आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछूं कि आई को कैलकुलेट करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। मेरा नॉर्मल मोलर मास था 74.5। नॉर्मल मोलर मास क्या था? 74.5। और एबनॉर्मल क्या निकल के आया? चेक करके देखो, एक काटूंगा तो 2 नहीं आ जाएगा। बोलो, क्या मैं कह सकता हूँ कि नॉर्मल मोलर मास बाय एबनॉर्मल मोलर मास वही फैक्टर आ रहा है जो मेरे को चाहिए था? तो ये एक फॉर्मूला बन जाता है कि नॉर्मल मोलर मास बाय एबनॉर्मल मोलर मास इज योर वेट ऑफ फैक्टर। अभी ढंग से लिखाऊंगा, ठीक है? चलो भैया, ये डन कर दिया। एक और चीज बताओ, ये मेरे वो डेल्टा टीवी की वैल्यू है जो मेरे को ऑब्जर्व हुई। अरे ऑब्जर्व हुई, तो ये क्या है? ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अरे जो ऑब्जर्व्ड चेंज हुआ ये बॉइलिंग पॉइंट है। लेकिन अगर मैं सारी वैल्यू सही सही लेता और वेट ऑफ फैक्टर ना लेता तो क्या वैल्यू आती बॉइलिंग पॉइंट के चेंज की? 0.52 आती। अरे भैया, आपकी जो एक्चुअल ऑब्जर्व्ड चेंज था वो 1.04 का फर्क आया, लेकिन अगर मैं सारी वैल्यू सही ले लूं, मोलर मास की वही ले लूं जो 74.5 है, तो क्या मेरा सही आंसर आ रहा था 1.04? वो तो 2 मल्टीप्लाई करने के बाद आ रहा था। अगर 2 मल्टीप्लाई नहीं करता फिर क्या आता? 0.52। तो जो मेरी एक्चुअल वैल्यू थी 1.04, अगर मैं वेट ऑफ फैक्टर ना लूं और सारी वैल्यूज करेक्ट लूं तो आंसर क्या आएगा मेरा? 0.52। तो चेक करके देख, ये जो एक्चुअल वैल्यू आ रही है ऑब्जर्व्ड वाली, और ये वो वैल्यू है जो वेट ऑफ फैक्टर को एक्सक्लूड करके आई थी, क्योंकि इसी में तो मैंने वेट ऑफ फैक्टर मल्टीप्लाई किया था तब एक्चुअल आई थी। तो इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो भी तो 2 ही आ रहा है। तो कुल मिला के मैं ये कह सकता हूँ कि नहीं, मतलब 0.52 इंटू 1 अगर मैं सीधा करता तो डेल्टा टीवी की आती ना वैल्यू 0.52। वो तो मैंने आई मल्टीप्लाई किया तब जा करके 1.04 आई। तो अगर मैं आई नहीं लेता तो ये मेरी वो वैल्यू है
जो मैंने सारी वैल्यू करेक्ट तो ले ली, लेकिन आंसर करेक्ट नहीं दे रही। आंसर करेक्ट लाने के लिए मेरे को ये फैक्टर चाहिए ना। तो ये 0.52 वो वैल्यू है मेरी जो मैंने ले तो ली, लेकिन सही आंसर देगी नहीं। तो जो एक्चुअल आंसर आना चाहिए अपॉन ये वाला कौन सा आंसर है? ये जस्ट वो आंसर है जो आपने कैलकुलेट करके रख तो दिया बिना आई के, लेकिन ये सच। तो ये वैल्यू अपॉन ये वैल्यू, इसको मैं बोलूंगा ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू जो मेरे को चेंज होके मिली, और ये वो है जो मैंने जस्ट कैलकुलेट करी। तो ऑब्जर्व अपॉन कैलकुलेटेड को डिवाइड किया, आई गॉट दैट वैन हॉफ फैक्टर। तो मेरे पास दो चीजें क्या बैठ जाती है, एक फॉर्मूला मेरे पास आई निकालने का बैठ गया नॉर्मल मोलर मास अपॉन में एबनॉर्मल, एक वो बैठ गया कि जो मेरी ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू थी, और एक वो जब मैं बिना आई फैक्टर के कैलकुलेट करता, और वो भी सारी चीजें सही सही लेकर के, तो सही आंसर थोड़े आता है ना। तो इसको बोलूंगा कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसको बोलूंगा ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव। तो दो वैल्यूज में आपको दो फॉर्मूले लिखवा देता हूँ, उसके बाद और इसके बारे में बताता हूँ। आई जो वैन हॉफ फैक्टर है, इसका एक फॉर्मूला हो गया नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल मोलर मास, और एक और क्या हो गया ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन में कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब एक चीज याद रखना, जब भी आई की वैल्यू, अगर कोई चीज पानी में डाली आपने वो टूटी नहीं, तो क्या लगता है आई की वैल्यू क्या होगी? नहीं, 0 नहीं, 1, क्योंकि आपने जितनी डाली उतनी ही रही। ठीक है, तो अगर ना डिसोसिएट नहीं हो रही तो आई की वैल्यू क्या होगी? अगर मान लो आपने कोई चीज पानी के अंदर डाली और वो डिसोसिएट हो गई, क्या हो गई? डिसोसिएट बोलते हैं 2 में टूट जाना, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। और अगर मान लो कोई चीज आपने डाली वो ट्रिसोसिएट हो गई, ये वर्ड आपने सुना नहीं होगा, इसका सिंपल मतलब समझ लो कि 3 में ब्रेक हो गई, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? और कोई चीज आपने डाली वो 4 में टूट गई, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? सुनना भाई, आप जितना डाल रहे हो 2 हो गया, मतलब डबल हो गया ना, जितना डाल रहे हो 3 हो गया, मतलब तो कितना टाइम्स हो गया, ये वो नंबर है। नहीं आई बात समझ? अरे मेरा आंसर 1.04 आना चाहिए था, बिना आई के 0.52 आ रहा है, तो हाफ ही तो आ रहा है, मेरे को डबल ही तो चाहिए। तो डबल चाहिए तो 2 से करा ना मल्टीप्लाई, और 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि पार्टिकल्स तेरे डबल हो रहे हैं जितने डाल रहे हैं। नहीं आई बात समझ? बोलो, कोई चीजें 4 में टूट रही है मतलब 4 गुना ज्यादा हो रही है, समझ गए? अगर मान लो आपने कोई चीज डाली पानी में और उन सबने मिलकर 2-2 का पेयर बना लिया, ऐसे 2-2 का, तो वो जितनी डाली थी उसकी कितनी हो गई? हाफ हो गई। अरे सोचो भाई, मान लो आपने कोई चीज पानी के अंदर डाली 1000 पार्टिकल, और उन सबने मिलके ऐसे 2-2 के पेयर बना लिए। अब हम 2 नहीं, हम साथ ही रहेंगे, एक साथ रहेंगे, एक ही घर में रहेंगे। तो भाई अब तुम 1 यूनिट हो गए, अब कहाँ 2 रहे? तो अब बता क्या हो जाएगी आई की वैल्यू? अबे आई की नहीं, वो तो पार्टिकल 1000 डाले थे, हाफ हो गए, हाफ पार्टिकल जस्ट हाफ हो गए ना, तो आई की वैल्यू हाफ हो गई। क्यों हाफ हुई? क्योंकि जितने डाले थे उसके एग्जैक्टली क्यों हाफ हुए? क्योंकि सबने कितने कितने के पेयर बनाए। अगर वो 3-3 के पेयर बनाते तो कितना हो जाता? अरे 1/3 हो जाता। 4-4 के बना लेते तो क्या हो जाता? 1/4।
मतलब अगर जुड़ रहे हैं तो कितने कितने के ग्रुप में जुड़ रहे हैं, 1 बाय दैट नंबर ऑफ ग्रुप। अरे नहीं आई बात समझ। अगर 2 में जुड़ रहे हैं तो 1/2, 3 में जुड़ रहे हैं तो समझ गए। तो यहाँ आ जाओ भैया। तो जब 2 में जुड़ते हैं तो उसे पता है क्या बोलते हैं, डायमर बनाना। डायमर का मतलब क्या होता है, 2 यूनिट होना। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ। और हाफ वैल्यू क्या होती है, 0.5। और अगर ट्राइमर बना रहा है तो क्या हो जाएगा, 1/3। 1/3 एक्चुअल में पता है क्या होता है, समझ में आई बात नहीं आई। अब एक चीज और समझाता हूँ, आपको 10 फैमिलीज लेनी है, 10 फैमिलीज लेनी है सेलिब्रिटी। स्पेलिंग पता नहीं क्या होता है, मुझे नहीं पता। 10 सेलिब्रिटी की फैमिली लेनी है और 10 हमारे जैसी लोकल फैमिली लेनी है। लोकल नहीं, नाइस फैमिली होती है, अभी बताऊंगा कैसे, यहाँ ध्यान देना। ये 10 फैमिली सेलिब्रिटी की है, इनके डाइवोर्स होने के चांसेस ज्यादा है या इनके? इनके क्यों है, बिकॉज दे आर केपेबल ऑफ डूइंग एवरीथिंग इंडिपेंडेंटली। तो ये अलग होने से पहले सोचते नहीं है। यहाँ दिक्कत है, किसी को कुछ नहीं आता, भैया साथ रह के चला लेते हैं, नहीं फिर दिक्कत हो जाएगी। समझ गए भाई। तो यहाँ पर क्यों ये इजीली टूट रहे हैं, स्ट्रॉन्ग है। और मान लो आपने ये कोई चीज ऐसी होती है जो इजीली टूट जाती है और ज्यादा एक्सटेंट तक टूटती है। अगर मैं बात करूं कि 10 फैमिलीज अगर मैंने सेलिब्रिटी की ली है तो 80% का ब्रेकअप हो जाएगा, और यहाँ पर 80% का होगा, यहाँ पे वो चांसेस 10 या 20% है सिर्फ। ये बात समझ रहे हो? अरे बोल लो भाई, समझ रहे हो ना? तो मेरी बात सुनना, आपने कोई मॉलिक्यूल लिया KCl का, KCl पानी में डाल के टूटता है? अरे बोलो, अगर आपने 100 KCl डाले तो सारे के सारे टूटेंगे या थोड़े अनडिसोसिएटेड भी रह जाएंगे? नहीं, KCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है और वो सारे के सारे टूटेंगे। समझ रहे हो? तो अगर ये सारे के सारे टूट गए तो हम कहेंगे भाई तुम 100% डिसोसिएट हो गए, एक भी अनडिसोसिएटेड नहीं बचा। सारे के सारे टूट जाए ऐसा तो इनकी फैमिलीज में भी नहीं होता ना। अरे बोलो, तो मेरी बात सुनना, अगर कोई चीज सारी की सारी टूटेगी 2 में तो ही वैल्यू 2 होने वाली है। अगर सारे के सारे नहीं टूटे तो वैल्यू 2 एग्जैक्टली आएगी। कितनी रह जाएगी? समथिंग अबाउट 1.9, 1.8 डिपेंडिंग अपॉन कितना परसेंटेज डिसोसिएशन हुआ है। अरे बोलो भाई, मान लो कोई चीज 3 आयन में टूटती है तो उसकी आई की वैल्यू 3 कब रीच करेगी? जब मॉलिक्यूल जितने आपने डाले हैं ना सारे के सारे 3-3 में टूट गए। अबे तभी तो ट्रिपल होंगे पार्टिकल। अगर सारे डिसोसिएट नहीं हुए तो वैल्यू समथिंग अबाउट 2.9, 2.8 टू 1.91। अरे डिपेंडिंग अपॉन। तो मेरी बात सुनना भैया, ये वैल्यू यहाँ तक तभी रीच करेगी अगर 100% डिसोसिएट हो रहा है या 100% 3 में टूट रहा है। अरे बोलो, और वैल्यू एग्जैक्टली हाफ कब पहुंचेगी? जब 100% डायमराइज हो रहा हो। बोलो, ये बात नहीं है समझ? अगर 100% टूट नहीं रहा, 100% जुड़ नहीं रहा जितने आपने पार्टिकल्स डाले थे, तो वो वैल्यू एक्वायर नहीं होगी जो होनी चाहिए थी। इस केस में कितनी रह जाएगी? इस केस में 0.5 तक नहीं पहुंचेगी, समथिंग अबाउट 0.6, 0.7, समझे? और ये 0.3, मान लो 3 का पेयर बन रहा था तो क्या ये 0.3 तक पहुंचेगी? कितनी रह जाएगी? 0.4, 0.5। अरे समझ गए? देखो, जो नए हैं उनका नहीं कह सकता, आपको नहीं आ रहा होगा, आपको नहीं आ रहा होगा। जिन्होंने चैप्टर शुरुआत से लिया है वो बताओ कि उनको ये बात अभी समझ आई कि नहीं? पक्का? क्योंकि टॉपिक मुश्किल है ये मैं मानता हूँ, और इस टॉपिक के क्वेश्चन अगर आप कर पा रहे हो मतलब आपको सॉल्यूशन आता है।
और ये टॉपिक करने के बाद आपको खुद भी पता लगेगा कि सॉल्यूशन अब हो रहा है, अच्छे से हो रहा है। तो कुल मिला के मैंने आपको सिंपल एक बात बोली कि आई की वैल्यू, अगर मैं कहूँ कि KCL की क्या हमेशा 2 वैल्यू होगी? अगर आप कहते हो कि ये हमेशा ही 100% डिसोसिएट हो जाता है तो हाँ जी, बिना सोचे समझे 2 होगी। और अगर 100% डिसोसिएट नहीं हो रहा तो we cannot say कि 2 होगी या 1.9 होगी, 1.8 होगी, 1.5 होगी, 1. समझ रहे हो? और अगर बिल्कुल किसी में ना टूटे तो भैया बनी रह जाएगी। मट्टू तो जितने डाल लेते उतने ही हो। समझ गए या नहीं समझे? समझ गए ना? तो ये था आपका breadth of factor। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करवाऊंगा और वो क्वेश्चन कराने के बाद ये टॉपिक आपका 90% क्लियर हो जाएगा मेरे बताने की तरफ से। आपकी किताब में एक क्वेश्चन दिया है एग्जाम्पल नंबर 2.12। हाँ, 12वां एग्जाम्पल, बैक एक्सरसाइज के बिल्कुल वहाँ चले जाओ और वहाँ पे चेक करो, एग्जाम्पल दे रखा है। इतने ये लिख लो एक बार। ले भैया यहाँ ध्यान देना, आपकी बुक में है एग्जाम्पल नंबर 2.12, कईयों के में 1.12 होगा। तो इसमें क्या है, पता है क्या रहा है? इसमें क्या रहा है कि एक सॉल्यूट है जो अगर मैं एक सॉल्वेंट में डालता हूँ ना तो वो एसोसिएट करता है। एसोसिएट का क्या मतलब होता है? वो जैसा भी है वो वैसे ही है। अबे एसोसिएट का मतलब जुड़ना और डिसोसिएट का मतलब समझ दे रहे हो? डिसोसिएट मतलब अलग, एसोसिएट मतलब जुड़ना। अब बात ये है कि एसोसिएशन में ये हो सकता है कि डबल भी बना सकते हैं, डबल के पेयर, या फिर वो 3 के ट्रिपलेट्स भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये भाई साहब बता रहे हैं कि हमने बेंजोइक एसिड लिया। क्या लिया? बेंजोइक एसिड। और ये हमने किस में डाल दिया? बेंजोइक एसिड एडेड इन बेंजीन। तो बेंजीन मेरा क्या हो गया? सॉल्वेंट। और बेंजोइक एसिड क्या हो गया? सॉल्यूट। इज दैट क्लियर? क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं सॉल्यूट को 2 से शो करते हैं और सॉल्वेंट को, ठीक है। बेंजोइक एसिड होता क्या है आपका? बेंजीन के ऊपर क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड। ये मेरा क्या है आपका? बेंजोइक एसिड। इसका फॉर्मूला होता है C7H6O2। ठीक है भैया। और ये बेंजीन क्या होता है? C6H6। तो इसका गिवन मास सॉल्यूट का दे रखा है 2 ग्राम, गिवन मास सॉल्वेंट का कितना दे रखा है? 25 ग्राम। और इसका मोलर मास होता है 122 ग्राम। मैं तो सही वैल्यू लेके अगर निकालूंगा तो जो भी मैं वैल्यू निकालूंगा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की, वो सही आएगी गलत आएगी? अगर विदाउट आई लिए निकालता हूँ तो, विदाउट आई लिए निकालता हूँ तो गलत आएगी ना। हाँ, तो इसका मोलर मास 120 ग्राम हो गया। और इसका मोलर मास कितना होता है? इसका होता है 78 ग्राम। अरे बोल दे भैया, हो गया। अब यहाँ ध्यान दे, वो कह रहा है कि जब बेंजोइक एसिड मैंने बेंजीन में डाला ना तो बेंजीन का डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट शो हुआ। शो हुआ मतलब वो उतना एग्जैक्ट वैल्यू आ गई होगी। चेक कर कितना शो हुआ, पढ़ के देख। shows a depression in freezing point। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का क्या मतलब हो गया कि इतना डिप्रेस हुआ है फ्रीजिंग पॉइंट। ये शो कर रहा है कितनी है? 1.62 केल्विन। तो इसका डेल्टा TF वैल्यू जो है ये ऑब्जर्व हुई है भैया। तो OBS का मतलब क्या हो गया कि ये वैल्यू ऑब्जर्व हुई है और ये वैल्यू है 1.62 केल्विन। और ये भाई साहब खुद ही बता रहे हैं कि जो KF होता है वो हमेशा सॉल्वेंट का होता है, या KB किसका होता है? हमेशा सॉल्वेंट का। तो KF ऑफ बेंजीन कितना दे रखा है? जो 1 है। अरे 1 से तो सॉल्वेंट कहेंगे। तो KF ऑफ बेंजीन कितना दे रखा है? 4.9 kg पर मोल। इज दैट क्लियर? तो अब मेरी बात सुनो, ये वैल्यू गिवन है, ये वैल्यू गिवन है, ये मोलर मास, ये सब मैंने ये सब निकाल लिए, ये वैल्यूज गिवन है। अब वो आगे क्या पढ़ रहा है तो कह रहा है बोलना
कह रहा व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन ऑफ एसिड, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ना उसका परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन पूछ रहा है। इफ दे फॉर्म व्हाट, क्या बना रहे हैं? डायमर मतलब डाई का मतलब 4 कब से हुआ, डाई का मतलब 2। तो वो कह रहा है कि परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन बताना है, ये कैलकुलेट करना है। इफ दे फॉर्म, सच्ची सच्ची बता, अगर ये डायमर बना रहा है तो आई की वैसे क्या वैल्यू होनी चाहिए? हाफ होनी चाहिए। अगर मेरी आई एग्जैक्टली हाफ आ गई तो मैं परसेंटेज वैसे क्या दूंगा, 100% डायमराइज हो गया, 100% से ज्यादा कुछ होगा ही नहीं। लेकिन अगर आई मेरा हाफ नहीं आया ना 0.5 से, तो लोचा होगा। ठीक है, आओ तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखूंगा सॉल्यूशन। अब इसे सॉल्व करते हैं। यू गाइस नो कि डेल्टा TF अगर मैं KF इनटू मोलालिटी करूं और आई कंसीडर ना करूं तो ये वो वैल्यू आएगी जो सही होगी, गलत होगी? क्योंकि सही वैल्यू तो दी है ना कि इतना डेल्टा TF ऑब्जर्व है। तो यहाँ से जो डेल्टा TF आएगा ना बेटा, ये कौन सी वैल्यू होगी? हाँ, और अभी मैंने पीछे फॉर्मूला लिखा था, ऑब्जर्व्ड डेल्टा TF कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय क्या मिलेगा उससे? आई मिलेगा। तो पता तो लग जाएगा कि 100% है या नहीं। आजा डेल्टा TF कैलकुलेटेड निकाल लेते हैं भैया। KF है 4.9 और मोलालिटी क्या होता है? गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास मेरा 2 ग्राम है, मोलर मास मेरा 122 है और होल अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 25 ग्राम। और क्योंकि ये ग्राम में मेरे को केजी चाहिए तो मैं नीचे क्या डाल दूंगा, और ये रेसिप्रोकल करके क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई। आओ तो फिर 4.9 इंटू 2/122 इंटू में 1000 बाय 25, ये आ गया आंसर आपका 3.21 केल्विन कैलकुलेटेड। ये वैल्यू सच्ची तो नहीं होगी, क्यों सच्ची नहीं होगी? हमने आई वैल्यू यूज ही नहीं करी जो होनी चाहिए, समझ गए? तो अब चेक कर, आई तो मैं निकाल लूंगा इसका। कैसे? यहाँ ध्यान दे, आई वैल्यू आती है हमारी कैसे भैया, जो ऑब्जर्व्ड डेल्टा TF की वैल्यू थी, डेल्टा TF की वैल्यू जो ऑब्जर्व्ड थी उसको डिवाइड करो किससे? कैलकुलेटेड से। तो ये वैल्यू कितनी आई? 1.62 केल्विन डिवाइडेड 3.21 केल्विन। और ये वैल्यू मैं तो रट के बैठा हुआ हूँ 0.504। ओ यार कितनी आई? हाफ है कि नहीं है? अराउंड हाफ है, मतलब 0.500000। अगर 0.5 होता तो मैं कह देता 100% एसोसिएट कर गया, लेकिन हल्की सी ज्यादा है कम है? हल्की सी ज्यादा है, मतलब पूरी 1 से डिक्रीज होकर 0.5 तक नहीं पहुंच पाई, थोड़ी सी ज्यादा रह गई। अरे समझे? अब इसके आगे का काम कैसे होगा ये समझाता हूँ, यहाँ ध्यान देना। जब दो लोग मिलके एक होते हैं, अरे मतलब डायमराइज होते हैं, तो वो कैसे दिखाते हैं? ऐसे दिखाते हैं 2A goes to, यही बात समझाता हूँ। ये क्लोरीन एज अ Cl रहता है या Cl2 रहता है? वो Cl2 कब होता है? जब एक और Cl आता है। तेरी तो कमी थी, तेरे बिना मैं मरा जा रहा था। अभी अपन क्या है? अभी हम एक साथ रहेंगे। अगर 3 लोग मिलके एक साथ हो जाए तो क्या होगा? ये अच्छी बात है क्लोरीन के लिए। ये ऐसे रहता है, ऐसे थोड़े रहता है। तो इसको बोलेंगे डायमराइज होना, इसको बोलेंगे किसको ये शोभा देगा? अबे ओजोन का नाम सुना होगा, ओजोन को ही शोभा देता है कि तुम 3 लोग एक साथ रह लो,
फॉस्फोरस को और क्या शोभा देता है? तुम 4 लोग रह लो, सर्वर दे भाई कितना आरामी है, ये 8 लोग साथ रहते हैं। S8 10th क्लास में सबसे बड़ा यही तो पढ़ा था, S8 क्राउन टाइप स्ट्रक्चर। भाई कितने भी लोग साथ रह सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन उनकी एटॉमिसिटी क्या है। फिलहाल उन्होंने बोल दिया भैया डाइमराइज हो रहा है, तो डाइमर से ज्यादा के बारे में बात मत करो। एक कॉन्सेप्ट आपका ये जो मैंने आपको बताया कि डाइमराइज होगा तो क्या बनेगा, और एक चीज और जो 11th क्लास की है वो मैं आपको बता देता हूँ। टाइम है पूरा बस 3 से 3.5 मिनट, इससे ज्यादा नहीं। यहाँ ध्यान देना भाई। N2 plus 3H2 gives 2NH3। तुम में से कितने बच्चे 11वीं में इक्विलिब्रियम थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है? मुझे घंटा पढ़ा हुआ है तुमने, मेरी बात दोबारा सुनना। मान लो पढ़ा ही नहीं, मुझे पता है ऐसे तो पास हो के आए हो भाई। मेरी बात ध्यान दे। 3 मोलर मान लेंगे 8 मोलर, तो क्या जरूरी है सारे रिएक्ट कर जाएंगे? इनिशियली अगर ये 0 है तो ये थोड़ा थोड़ा रिएक्ट करेंगे, फिर इनका मन भर जाएगा, सैचुरेट हो गए, फिर ये पड़े भी होंगे लेकिन रिएक्ट, तो ये कितना बचेगा, ये कितना बचेगा और ये कितना बना होगा, ये कैसे पता लगाते हैं ये मैं बता रहा हूँ। या भी नहीं भी पड़ी तो कोई दिक्कत नहीं। 3 में से उतना माइनस करना है जितना इसका कोएफिशिएंट है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, चेक कर ले। N2 3H2 2NH2 सब बैलेंस है, तो 3 में से उतने x माइनस करने हैं जितना कोएफिशिएंट है। यहाँ 8 में से कितने माइनस करेगा? जितना इसका, और माइनस क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि रिएक्टेंट रिएक्ट करके कम होते जाते हैं और प्रोडक्ट, तो रिएक्टेंट में माइनस करूंगा, प्रोडक्ट में 8 माइनस, ओके। यहाँ पे कितना प्लस, और 0 प्लस 2x ही होता है, तो ये समझ गया कितना माइनस करना है कितना प्लस करना है। तो बताइए भैया, तो ये वाला मैं कॉन्सेप्ट हटा देता हूँ, ये इतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, बस लिख लेना, लिखवा दूंगा साइड में। तो मैंने बोला कि अगर बेंजोइक एसिड डाइमराइज हो रहे हैं तो मैं ऐसे ही लिखूंगा, 2 बेंजोइक एसिड किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? ऐसे ही तो कन्वर्ट हो रहे हैं। तो अगर इनिशियली ये सारा का सारा 1 था, 1 मैं पता ही क्यों ले रहा हूँ? 100%। वह प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम क्या होती है? तो अगर ये इनिशियली 1 था, ये इनिशियल क्या रहा होगा जब डाइमराइज नहीं हुए होंगे? फिर ये थोड़ा बहुत डाइमराइज हुआ होगा। अगर 100% डाइमराइज होता तो मैं कहता सारा का सारा चला गया, लेकिन यह सारा का सारा गया है जितना गया है मैंने उसमें से माइनस किया। कितना माइनस करूं? 2x। वेरी नाइस। और यहाँ कितना प्लस करूं? x। अबे ये 2 नहीं लेते, आगे जो कोएफिशिएंट होता है वो। भाई पहले ये 2 अलग अलग एंटिटी थे, अब ये क्या है? तुम्हें समझ आ रहा है अलग और सेम होने का क्या मतलब है? वो आदि मानव देखे वो धमाल पिक्चर के, लेते के टाइम वो 2 अलग यूनिट हो जाते थे, देखे के एक हो जाते थे, होते थे ना। तो वही वाला फर्क है कि अभी हम साथ हैं, अभी हम अलग अलग हैं। तो ये 2 यूनिट है और ये 1 यूनिट है, तो 1 - 2x और ये x। क्लियर? तो 0 + x क्या होता है? x होता है। अब एक चीज बता रहा हूँ, जो आपके i की वैल्यू होती है ना, वो बाद में जो आता है ना, इनका सम होता है ऑलवेज। क्या होता है इनका? तो 1 - 2x + x, ये आ गया 0.504। ये हमेशा i के बराबर होता है, तो यहाँ से x आ जाएगा। अब याद ध्यान देना, ये हुआ 1 - x = 0.504, और x की वैल्यू सॉल्व करी तो ये आ गया 0.496। अब कितने लोग गए डाइमराइज होने के लिए? 2x गए या x गए? 2x लोग गए। अरे बोलो, वो तो जितने जाएंगे ऑब्वियसली बात है, उसके बाद जस्ट डबल हो रहे हैं, हाफ हो रहे हैं। तो
आधे ही हो जाएंगे, तो गए तो 2x थे। तो परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन कैसे निकलेगी? परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन निकलती है जितने मॉलिक्यूल गए डाइमराइज होने के लिए अपॉन टोटल थे कितने, 1 मल्टीप्लाई में 100। नहीं आया ना तुम्हें कुछ समझ? अब ये 1 सेकंड में समझाता हूँ, कोई यहाँ ध्यान दे, यहाँ ध्यान देना। मान लो बेटा 1000 लोग थे, 500 लड़के 500 लड़की, 1000 थे। ये कौन है? शादी कर ली। फिलहाल कितनों ने कर ली? कोई खाली नहीं बचना चाहिए क्या? ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। मेरी बात सुन, इनिशियली किसी ने नहीं करी। मान ले 100 में से 200 लोग चले गए शादी करने, तो पेयर कितने पड़े? खुश 100 तो मतलब 200 का तो बना हुआ। अब ये मैं पूछूं परसेंट बता दे कितने लोगों ने शादी कर ली, तो कैसे निकालेगा परसेंटेज? 200 upon 1000 into 100। दुर्गा भाई साहब, ये शादियों की कैलकुलेशन है इनकी। इनसे वो नहीं समझ रहा कि यहाँ पे मैंने ये वाला नंबर अपॉन में ये नंबर किया है, इनको ये नहीं आ रही समझ, ये इन्होंने करी। मेरी बात सुनना तसल्ली से। कैसे आपने निकाला कि कितने % लोगों ने शादी कर दी? भैया मैं यूं नहीं कहूँगा 100 लोग गए शादी करने, अबे 100 तो पेयर बने, लोग कितने गए थे? कितने? तो जितने गए शादी के लिए अपॉन में जितने टोटल थे इंटू 100। तो बता दे पेयर होने के लिए कितने लोग गए? हाँ, थे कितने? इंटू 100। अभी आया समझ? पक्का? अब मेरी बात सुनना। ओ मेरी साथी बताओ, जब मैं इसे सॉल्व करता हूं तो आई गॉट 2 इंटू 0.496 इंटू या 100 और अपॉन नीचे क्योंकि 1 है तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो द आंसर इज 99.2%। ऑलमोस्ट हो तो गया एसोसिएशन। अरे 0.5 ही तो पहुंचना था 100% के लिए, 0.504 रह गया। ठीक है 100% नहीं हो पाया, अच्छे नंबर तो है 99.2%। तो इस क्वेश्चन को पूरा आप देखो और मुझे बताओ कहाँ नहीं समझ आया। ऑप्शन है आपके पास, अगली क्लास में भी बता सकते हो। इसमें 1 कहाँ से आया? इस वाले में अच्छा ये 1 मैंने प्रोबेबिलिटी, ये वाला टोटल इतने लोग गए और थे ओरिजिनल इतने, तभी तो फ्रैक्शन आएगा 2x है। 2x क्योंकि जितने थे टोटल 1 उसमें से कितने लोग गए? जो लोग गए उन्होंने ही तो सोचा टाइमराइज होने के लिए, बाकी क्या है? हम ऐसे ही रहेंगे, हम नहीं होंगे पेयर। ऐसे लोग भी हैं। हाँ? नहीं तू चला जियो ना। नहीं की बात क्या है भाई? हाँ? हाँ। जी रहे हैं जिंदगी। सुन भाई, तुम्हें भी पता है तुम कितने दुखी हो। लिख ले इसे, और अभी ना समझ आए तो बताना, नेक्स्ट क्लास तक का टाइम है तुम्हारे को, ठीक है? जल्दी कर लो, बाकी हम मिलेंगे इन द नेक्स्ट कक्षा।